Good morning, students. Now this is the next video, some prominent example of expect being affected by financial management. This chapter is financial management for class 12th, chapter 9 part B. सो कैसे ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला, साइज़ एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट, यानी कि बिज़नेस का क्या साइज़ है और क्या किस तरह के फ़िक्स असेट हमारे बिज़नेस में है, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। यानी कि जैसे कि छोटा बिज़नेस होगा तो वहाँ पर फ़िक्स असेट कम लगेंगे, प्लस वहाँ पर जो साइज़ होगा, जब छोटा है तो छोटे साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे हमारे पास असेट्स होंगे, कम एसेट्स होंगे। मगर अब बिज़नेस बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास असेट यानी कि मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, इन सब की जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जितना छोटा बिज़नेस उसका उतना ही छोटा फिक्स असेट, जितना बड़ा बिज़नेस उसका उतना ही बड़ा बिग फिक्स असेट। फिर आते हैं क्वांटम ऑफ करंट असेट। आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल डिसीज़न ऐसा होना चाहिए कि आपके करंट असेट में भी उसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे आपका फिक्स असेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके करंट एसेट में भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। यानी कि करंट एसेट को आप स्टेबल कर दोगे। करंट एसेट यानी कि ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस को खाली कर दो। करंट एसेट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक कैश, ये सब हो गया, डेटर्स हो गए। तो अगर आप फिक्स असेट को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बैलेंस पूरा खाली कर दो। करंट असेट इफ़ेक्ट ना करे फिक्स असेट को। फिक्स असेट की वजह से कोई भी करंट असेट में प्रॉब्लम ना आए, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन शो करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है क्या? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि आपको जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो वो किस बेसिस पे ले रहे हो। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रेज़ करना है फ़ंड तो डिसीज़न आपका क्या होना चाहिए। आपके पास शॉर्ट टर्म फंड है यानी कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए अगर कंपनी में को रन करना है डे टू डे लाइफ में तो हमारे पास कैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस होने चाहिए। यही सब चीज़ें होती हैं अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, कि किस तरह का फ़ंड आप रेज़ कर रहे हो। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। ओके, आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है उसे आप डेट और इक्विटी में कैसे डिवाइड करते हैं। यानी कितने आपके पास डिवेंचर्स हैं और इक्विटी, यानी कि डेट क्या शो करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इक्विटी शेयर करता है शेयर होल्डर्स फंड। तो किस तरह से आपने अपने इन दोनों के रेशियो को मेंटेन रखा है। फिर आते हैं ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आते हैं आइटम। आपको लास्ट ईयर जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था उसमें हमने ट्रेडिंग इन पीएल सीखा था। तो पीएल क्या शो करता है? पीएल अकाउंट शो करता है कि किस तरह के एक्सपेंसेस हैं हमारे, कितने इंटरेस्ट हैं, किस तरह के हमारे डिविडेंड हैं और कैसा हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है और कितना हमारा इनकम हो रहा है, या फिर किस तरह का प्रॉफिट है, किस तरह का लॉस है, डिविडेंड के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, डेप्रिसिएशन के थ्रू, एक्सपेंसेस के थ्रू। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हाउ टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं वो हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The primary and most important objective of financial management is to maximize wealth of equity shares, which means maximizing the market price of equity share. अब ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? पहला कि सबसे पहला और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है? अपनी वेल्थ को इज़ टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर, जितना हो सके इक्विटी शेयर को वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग दी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी कि ये शो करता है कि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा। ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी फंड बिलोंग टू दी शेयर होल्डर्स एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड रिटर्न earned by them determine their market value और price। यानी कि ये बता रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी की जो फंड्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स जिससे रिलेट करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। यानी कि तरह से ऑब्जेक्टिव है उनका कि क्या मार्केट प्राइस होगा अपने शेयर्स का।
मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज इफ द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का क्या शो करता है? ओके, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज इफ द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। यहाँ ये बता रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज इफ द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो यानी कि जो इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ करता है अगर डिसीज़न आपका कॉस्ट से एक्सीड करता है तो। ओके, ये सब पॉइंट्स जो हैं ये सब आपको थोड़ा टेक्निकल लगेंगे, पर जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो ये आपको क्लियर होते जाएंगे। सो ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन मेजर और माइनर आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग सम वैल्यू एडिशन सो दैट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज़ मैक्सिमाइज। डिसीजन मेकिंग के लिए बता रहे हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा। जो भी हमारे इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है इसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। For example, while taking decision to invest in the new machine, financial management aim to ensure that benefit from such investment exceed the cost, so that some value addition take place for betterment of market price of shares. Similarly, when the finance is procured, the aim is to reduce the cost so that the value addition is even higher. Okay, ये बता रहा है कि कोई आपने मशीनरी ली, फॉर एग्जांपल इसमें दे रहा है कि अगर आपने ये सारे पॉइंट जितने हैं ना ये सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कोई मशीनरी ली है, ओके, तो आपने डिसीज़न लिया मशीनरी लेने का कि मशीनरी पर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने जो फाइनेंशियल डिसीज़न लिया वो किस लिए लिया कि अगर हम मशीनरी लगाते हैं तो ये डिपेंड कर मशीनरी लगाना तो एक तरह से हमारी फिक्स एसेट का पे अच्छा हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर आप कोई भी मशीनरी लेते हो तो वो आपका क्या बचाएगी, आपका फ्यूचर में वो कॉस्ट बचाएगी। यानी कि मार्केट वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, यानी मार्केट वैल्यू जो आप लगाएंगे वो मान लीजिए 10 रुपये है, 10 रुपये सेम रहेगी। मगर कोई काम लेबर कर रहा है तो वो 8 रुपये में कर रहा है वो काम, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मगर आपने तो मशीनरी लगा ली है तो मशीनरी उसका जो लेबर कॉस्ट है वो कम कर देगा। तो यानी कि आपका जो न्यू मशीनरी से जो कॉस्ट लग रही है वो मान लो 4 रुपये लगती है, तो बाकी क्या हो गया, बाकी सब पैसा आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि मार्केट प्राइस सेम रहा पर नई मशीनरी लगाने से कॉस्ट हमारी कम हो गई, और जब कॉस्ट हमारी कम होती है तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू एडिशन क्या होता है, यानी कि इंक्रीज़, देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। अभी तक हमको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल समझाती हूँ। किसी सामान की वैल्यू मान लो 10 रुपये है, उसको अगर कोई इंसान बना रहा है तो उसमें जो कॉस्ट लगती है लेबर कॉस्ट वो समझ लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे 6 रुपये ले लीजिए, मान लो 6 रुपये पड़ती है। मगर वही काम कोई मशीन करेगी तो जैसे वो आधा कर देती है। तो अगर अब मशीन को लगाने पे कॉस्ट जो है वो 3 रुपये हो गई, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन। पहले प्रॉफिट आपका 4 रुपये का हो रहा था, अब आपका प्रॉफिट 7 रुपये का हो रहा है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन दी कॉस्ट एंड इंक्रीज इन दी वैल्यू एडिशन प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, ऑल दोज एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, वे ऑफ हैंडलिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विच विल अल्टीमेटली लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये बता रहा है कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वही इन्वेस्टमेंट आपका ये शो करता है किस तरह से अपनी वर्किंग कैपिटल को आप डील कर रहे हैं और उससे प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इट कैन हैपन थ्रू दी efficient decision making is efficient if best alternative is selected out of various available alternative। यानी कि अगर आप आपका डिसीज़न तभी इफेक्टिव होगा जब आप हर तरह के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीज़न को सोचोगे। अगर आपने कोई डिसीज़न ले लिया है और वो डिसीज़न आपने किसी और का सोचते हुए नहीं लिया है तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है डिसीज़न मेकिंग का। डिसीज़न मेकिंग होती है जब आपके पास जितने ऑल्टरनेटिव हैं उनको आप लेके एक परसेप्शन बनाते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इस चीज़ को हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आपका दिया है ये यहाँ पर चार्ट डायग्राम टाइप का बना है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Continuous increase in the price of shares and higher dividend help to achieve the financial management basic objective wealth maximization। ये बता रहा है कि हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर का जैसे जैसे ग्राफ शेयर प्राइस का बढ़ेगा वैसे वैसे इनका डिविडेंड भी बढ़ेगा। और अगर डिविडेंड बढ़ता है इनका तो ये क्या शो करता है कि
अगर कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है शेयर प्राइस में तो हायर डिविडेंड, यानी कि जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना ही डिविडेंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और डिविडेंड की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको हम चेज़ कर सकते हैं, यानी कि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर दे रहे हैं, जितना हो सके उतना बेटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। Financial decision refers to the decision concerning financial matter of business firm. These are various financial decisions that the firm make to maximize shareholders' wealth. अब देखिए कैपिटल बजटिंग है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग इतना बड़ा सा ये सामान क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये कैपिटल बजटिंग कैपिटल पे डील करता है। कैपिटल माने कि जिनका जो भी खर्चा होता है वो बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मशीनरी है ये, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो देयर इज़ अ कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट बजटिंग यानी कि कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन में और डिविडेंड डिसीजन, इन्हीं दोनों में पैसा लगाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये सिखाता है, तो ये डेट भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन डेट और इक्विटी में, जो डिविडेंड डिसीजन है वो प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड से मिलता है, ये देखिए। फिर आते हैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, थर्ड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल, यानी फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो 3 चीज़ पे बेस है, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या शो करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है रोज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि जैसे कभी रॉ मटेरियल परचेज़ करना हुआ, कभी सप्लायर को पैसा देना हुआ, कभी वेजेस देना हुआ, कभी सैलरी देनी हुई, तो वो सब कैसे आप डील करते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेनली आपको इन 3 मैटर पे डील करने को बताता है, ये कि फाइनेंशियल मैटर है कंपनी के, ओके, फाइनेंशियल मैटर है कंपनी के। तो कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल डिसीजन 2 तरह के होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन है डेट और इक्विटी में किस तरह से हमको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, और डिविडेंड डिसीजन यानी किस तरह से हमको प्रॉफिट के कितने पोर्शन को रिटेन करना है और कितने को हमको डिवाइड कर देना है एज अ डिविडेंड टू योर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज़ कंसर्न विद 3 ब्रॉड डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन किस पॉइंट में आता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स, यानी कि आप इन्वेस्ट किस पे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म सोर्स पे या शॉर्ट टर्म एसेट्स पे। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन पे क्या आता है, डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें रेशियो डिवाइड करते हैं हम डेट और इक्विटी में, किस तरह से हम फाइनेंसिंग डिसीजन को डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। और डिविडेंड डिसीजन, जिससे डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी पेड एज डिविडेंड, यानी कि अमाउंट ऑफ असेट प्रॉफिट को आप किस तरह से डिविडेंड में, रिटेन अर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे। यही हमको बेसिक टॉपिक इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। हमने जो एक तो टॉपिक पढ़ा है फाइनेंसिंग डिसीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे। तो ये टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल, पर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक कंपनी में 3 तरह के फंड्स होते हैं, ठीक, अगर हम आपको ऐसे बताएं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, नहीं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे मोटे खर्चे के लिए फाइनेंसिंग, यानी कि मीडियम टर्म यानी कि हम लोग को थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा यानी कि मीडियम अमाउंट को खर्च करना है, और यहाँ पर सबसे बल्क अमाउंट को खर्च करना है इन एसेट्स और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट, उसमें हमको खर्च करना है। इन्हीं को हमको अब टॉप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन को। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितना हो सके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि केस स्टडीज़ पूरी डिपेंड करती है आपके चैप्टर के बेसिक्स। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी आप केस स्टडी कर सकते हो, अगर आपके बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी भी केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकते। हर वीडियो में मैं ये चीज़ को बार बार कह रही हूँ, क्योंकि CBSE बोर्ड मेनली स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछता, केस स्टडी के अकॉर्डिंग पूछता है, जिससे कि वो ये जानना चाहता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आप हर चैप्टर के बेसिक थ्योरी को लेते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो
आप इसके पूरे वीडियो पे थॉरली जाइएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे आगे के पॉइंट्स को।